नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं लेकर कार्यक्रम ज्योतिष जिज्ञासा। एक ऐसा कार्यक्रम जहां मैं आपकी जन्म कुंडली से संबंधित प्रश्नों का जवाब देता हूं, शांति करता हूं उन जिज्ञासाओं की जो निरंतर आपके मन में उत्पन्न हो रहे हों। तो चलिए बिना विलंब किए कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहली जिज्ञासा, कृष्ण दान गढ़वी, ठीक है, यही नाम है आपका। आपने प्रश्न पूछा है कि धन भाव का स्वामी भाग्य भाव के साथ भाग्य भाव में बैठा है, यानी भाग्य भाव के स्वामी के साथ बैठा है तो क्या फल देता है। अब ये कोई पूछने की बात है कि धन भाव का स्वामी और भाग्येश के साथ युति बनाकर के भाग्य भाव में बैठे तो ये श्रेष्ठ धनदायक योग महाधनी योग माना जाएगा। इस योग में जन्मे जातक के पास भाग्य के सहारे समझिए, यानी बिन प्रयत्न धन की प्राप्ति हो और धन सदैव उसको मिलता रहेगा। धन के कारण उसका कोई कार्य नहीं रुकने वाला है। सुमन दुबे हैं, ये पूछ रही हैं कि छठवें भाव में गुरु चंद्र युति है वृश्चिक राशि में, क्या तब भी गजकेसरी योग है? चंद्रमा 14 डिग्री पर है, यानी मिथुन लग्न की कुंडली है। देखिए इस लग्न में न तो चंद्रमा कारक है न गुरु, ये दोनों ग्रह कारक नहीं है, परंतु जाकर के षष्ठ में बैठे। देखिए सबसे पहले मैं अपने कार्यक्रम में एक ही बात कहा करता हूं, योग का मतलब जोड़। योग तो बनेगा ही, योग में कहीं कोई संशय नहीं, ये गजकेसरी योग है, लेकिन थोड़े से प्रभाव में कमी आ जाएगी। अगर यही मान लिया जाए मेष लग्न की कुंडली होती, यही अगर मान लीजिए कि कर्क लग्न सिंह लग्न की कुंडली होती, धनु लग्न की कुंडली होती, वृश्चिक मीन लग्न की कुंडली होती और ये फिर केंद्र में बना होता योग, तो ये अत्यंत श्रेष्ठ राजयोग बनता। षष्ठ में बनने से इस योग के प्रभाव में थोड़ी कमी आई और फिर मिथुन लग्न की कुंडली है तो यहां दोनों ग्रह कारक नहीं है। योग कारक ग्रह जो योग उत्पन्न कर रहे हैं वो उस लग्न के लिए कितने कारक हैं पहले तो ये देखना होता है, और साथ ही साथ किस भाव में ये योग बन रहा है ये अवश्य देखना होता है। योग तृक भाव में बने तब भी वो योग ही कहलाएगा, लेकिन ये जरूर है कि उसके प्रभाव में थोड़ी न्यूनता आ जाती है। गणेश जी हैं, ये पूछ रहे हैं कि भाग्येश धन भाव में हो और धनेश के साथ और गुरु की दृष्टि दोनों पर पड़ जाए तब भी थोड़ा भाग्यवान होगा? क्या बात कर रहे हैं, थोड़ा भाग्यवान होगा? भाग्येश धन भाव में धनेश के साथ और गुरु की दृष्टि भी पड़ रही है, यानी धन कारक और भाग्य कारक की दृष्टि भी है। धनु लग्न की कुंडली है, लग्नेश भी है गुरु। निसंदेह ये थोड़ा नहीं बहुत भाग्य की बात को बता रहा है। हाँ ये जरूर है कि भाग्य अपनी जगह है, उस भाग्य को प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करना होता है, उसकी भी आवश्यकता है। अब ये अलग बात है कि भाग्य इतना मजबूत हो तो वो पुरुषार्थ तो मजबूत आपको मजबूर करा करके अपने से करा लेगा, तो पुरुषार्थ के लिए आप तैयार रहिए, बाकी भाग्य है। ये हैं राम सिंह जी, ये पूछ रहे हैं कि मित्रों का भाव कौन सा होता है, चौथा या 11वां? कई लोग कहते हैं कि 11वां भाव मित्रों का होता है। 11वां तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली का जो लाभ भाव है वो बड़े, मैं भी प्राच्य ज्योतिष विज्ञान पर बताया था ना, तो उसमें मित्र की कहीं चर्चा आई थी। तो 11वें भाव से मित्र का कहीं कोई तर्क प्राप्त नहीं होता। चौथा भाव इसलिए है क्योंकि ये जनता का भाव है, ये जनता का भाव है और इसी भाव से मित्र का विचार होता रहा है। तो मित्र का विचार आपकी जन्म कुंडली के चौथे भाव से मित्र का विचार, साथ साथ आपके नौकर चाकर का विचार, आपके जनता का विचार, माता का विचार, आपके सुखों का विचार। असल में देखा जाए तो क्या, अब आज के समय में पता नहीं किसी के पास ऐसे मित्र होते हैं कि नहीं होते, मैं नहीं जानता, पर अगर होते हों तो जरा सोच के देखिए कि आप के दिल के करीब होते हैं मित्र। चौथा भाव काल पुरुष का दिल है, हृदय, तो दिल के करीब मित्र कहां होते हैं? मित्र दिल के करीब होते हैं। आप उनसे अपनी दिल की हर बात खुल के कह सकें, ये तो प्रभाव केवल और केवल आपके चौथे भाव में ही, क्योंकि काल पुरुष का ये दिल है, हृदय है, तो चौथे भाव से ही विचार होता है। 11वें का कोई संबंध ही कहीं से नहीं बैठ पा रहा है। 11वां तो बल्कि अगर देखें तो छठे से छठा हो जाता है। लग्न से चौथा जो है वो सुख है, लग्न से 11वां लाभ है। मित्र कोई लाभ दें ये जरूरी नहीं है, मित्र तो बल्कि लाभ आया हो तो वो ले लें, लेकिन हां मित्रों से आप अपने सुख दुख बांट सकते हैं, उनसे कह सकते हैं। मित्र दिल के करीब होते हैं, खुल के उनसे बात कर सकते हैं, तो वो चौथा भाव है, सरल है। तो राजन कुमार जी हैं, ये पूछते हैं कि मेष लग्न की कुंडली में चौथा भाव 10वां भाव सुप्त है और लग्न में शनि चंद्र युति है, द्वादश पाप कर्तरी में, क्या जीवन में सुख नहीं केवल दुख ही है? देखिए मेष लग्न की कुंडली और चौथा भाव का सुप्त होना
10वां भाव का सुप्त होना। चौथा भाव क्या है? आपके सुखों का भाव है। 10वां भाव क्या है? आपके कर्म का भाव है। इन दोनों भावों का सुप्त होना ठीक तो नहीं है, और जैसा आपने कहा लग्न में शनि चंद्र की युति है, तो यह मानसिक अवसाद, विषाद की स्थिति को उत्पन्न कर देता है। अभी कल नहीं, आज ही सुबह मैं कमेंट को जरा देख रहा था, तो किसी ने यह कमेंट किया हुआ था कि शनि तो कर्म के कारक हैं, शनि आजीविका के कारक हैं, वो विषाद कैसे हो सकते हैं? अभी आपको ज्योतिष समझना पड़ेगा। जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक आप ज्योतिष को जानेंगे नहीं। इसीलिए कई बार लोग भटक जाते हैं और वो सूर्य को कह देते हैं कि नहीं, सूर्य को आप पापग्रह नहीं कह सकते, मंगल को पापग्रह नहीं कह सकते, जबकि मैंने बताया था कि शास्त्रकारों का मत है कि शनि और मंगल में अगर अधिकता पापग्रह की निकाली जाए तो शनि निसंदेह अधिक पापग्रह हैं, लेकिन प्रभाव के दृष्टिकोण से देखें तो मंगल उससे ज्यादा पापग्रह है। तो कई लोग कहते हैं कि पराशर जी ने इनको पापक ग्रह नहीं कहा है, क्रूर ग्रह कहा है। असल में शनि को भी उन्होंने क्रूर ग्रह ही कहा है, किताब मैं भी पढ़ता हूं। तो शनि काल पुरुष का विषाद है। विषाद होने का यह मतलब थोड़ी है कि हम शनि से भावुकता, बहुत आत्मीय संबंध आपका बन गया है, तो आपके शरीर में जितने भी अंग हैं, आपका पैर, वो आपको प्यारा नहीं है, आप उसके बिना जी सकते हैं। काल पुरुष का विषाद है शनि। जैसे सुख है वैसे दुख है। यह तो हमारे ऊपर है कि हम अनुभव कैसा करते हैं। हम सुख का बहुत अच्छा अनुभव और दुख का बहुत बुरा अनुभव करते हैं। तो दुख का बुरा अनुभव करते हैं तो हमारी नजर में दुख कोई अच्छी चीज नहीं है। जबकि भगवती कुंती भागवत के अंत में कहती है ना, महाभारत के अंत में, कि तुम मुझे सिर्फ एक ही वरदान दो कि मेरे जीवन से दुख कभी जाए ही ना, क्योंकि जब दुख होता है तब तुम होते हो। भगवान कृष्ण से कहती हैं। तो अपनी अपनी सोच है यहां पर। तो वो कालपुरुष का विषाद ही है। अब आपकी कुंडली, जैसा आप बता रहे हैं कि लग्न में शनि चंद्रमा की युति है, अर्थात चंद्र कुंडली भी आपकी सेम है, तो सीधी सी बात है मानसिक अशांति तो बनी रहेगी। लेकिन अब एक और बात, इसके लिए कुंडली देखने की आवश्यकता नहीं है। इस बात को सदैव ध्यान रखिए कि ना तो कभी किसी के जीवन में केवल और केवल सुख की स्थिति हो सकती है, ना किसी के जीवन में केवल और केवल दुख की स्थिति होती, हो ही नहीं सकती। ये चक्र है, चलता रहेगा। तो कभी दुख और दुख आ ही नहीं सकता, सुख भी है। ये विक्रम सिंह रावत हैं, पूछ रहे हैं कि कन्या लग्न की कुंडली में लग्नेश बुध एकादश भाव में सूर्य के साथ युति में है, लेकिन चलित में बुध द्वादश का फल दे रहे हैं, तो क्या यह अवयोग है? आपने स्वयं ही अपने प्रश्न का जवाब दे दिया है। फल दे रहे हैं, अवयोग नहीं हो सकता। फल 12वें का दे रहे हैं, यानी लग्नेश आय का न फल देकर के व्यय का फल दे रहा है, यानी उसकी दशा अंतरदशा में लाभ की स्थिति कम, व्यय की स्थिति ज्यादा होगी। अवयोग ये नहीं है। स्वास्तिका चतुर्वेदी पूछती हैं, या स्वास्तिका, हाँ है तो स्वास्तिका ही लिखा हुआ, पूछती हैं, मैं मान के चलता हूं कि वृषभ लग्न में भाग्येश शनि बुध शुक्र चंद्र के साथ तृतीय भाव में 5 डिग्री के अस्त हैं। भाग्येश को बलवान करने के लिए शनि का रत्न धारण कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं। वृषभ लग्न में आपने जैसा कहा कि भाग्येश शनि बुध शुक्र और चंद्र के साथ तृतीय भाव में अस्त है, यानी सूर्य तो साथ नहीं है, क्योंकि आपने सूर्य का जिक्र नहीं किया, यानी एक घर आगे या पीछे हैं। तो इस अवस्था में शनिदेव अस्त हैं। अस्त होने की अवस्था में भी मैंने एक बात बताया था, आप मेरे कार्यक्रम में शायद सुने हो, कि अस्तगत अवस्था में शनिदेव और शुक्र जिस डिग्री पर हो, जितना उनके अंदर बल हो, उतने बल का वो प्रभाव दे ही देते हैं। तो आपको ऐसे जरूरत नहीं पड़ेगी उनको बलि करने के लिए, अलग से रत्न धारण करने की, परंतु वृषभ लग्न के सर्वाधिक योग कारक ग्रह हैं, तो मैं मना भी नहीं करूंगा। अब जरा गौर करिए कि आपने जैसा बताया कि वृष मिथुन कर्क, तृतीय भाव में कर्क राशि होती है, वहां चंद्रमा भी बैठे हैं। तो जैसे ही आप शनिदेव को बल देंगे तो मानसिक अशांति में वृद्धि और थोड़ी बढ़ेगी। मुझे लगता है कि ऐसे शनिदेव को बलवान करने के लिए हनुमान जी की आराधना, शनिदेव के मंत्र का जप ज्यादा बेहतर होगा। ये जीवना, हाँ जीवना यही है, इनका प्रश्न है कि कुंभ लग्न की कुंडली में लग्न में केतु, दूसरे भाव में यदि शनि 19 अंश पर और 10वें भाव में बुध, 11वें भाव में सूर्य तथा 12वें भाव में मंगल गुरु शुक्र चंद्र हो, तो क्या घर से दूर जाना पड़ेगा? जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कुंभ लग्न कुंडली के में लग्न में केतु और दूसरे भाव में शनिदेव, शनिदेव दूसरे में हुए तो उनकी तीसरी दृष्टि पड़ी चतुर्थ भाव पर। और आपने जैसा बताया कि यदि शनि 19 अंश पर हो और 10वें भाव में बुध, 11वें भाव में सूर्य तथा 12वें भाव में मंगल गुरु शुक्र और चंद्रमा, तो कुंभ लग्न की कुंडली में कुंभ मीन मेष वृष शुक्र बनते हैं चौथे भाव के स्वामी। वो जाकर के 12वें में बैठे हैं, तो निसंदेह जन्म स्थान से दूर, स्वदेश छोड़िए विदेश जाना ज्यादा श्रेयस्कर होगा, ज्यादा श्रेष्ठ होगा। ये इस अवस्था में जातक कहीं ज्यादा सुखद जीवन व्यतीत कर सकेगा। तो हाँ, दूर जाना ही अच्छा होगा, इसी से जीवन सुखद हो सकेगा।
वैसे मैंने एक और बात बताया था कि चतुर्थ भाव पर शनिदेव की दृष्टि भूमि भवन वाहन बहुवचन में, परंतु इसका वो सुख नहीं लेने देते हैं। कहीं ना कहीं जीवन काल में ये सब होते हुए भी एक सुनापन खालीपन ला देते हैं। तारा चंद्र पांडे हैं, ये पूछ रही हैं कि अगर कोई ग्रह बाल, वृद्ध और मृत हो और लग्न के लिए कारक हो तो उसमें बल कैसे लाया जाए। निर्भर करता है कि वो कहां बैठा है। अगर कोई ग्रह जो आपकी कुंडली के लिए सर्वाधिक योग कारक ग्रह है परंतु बाल अवस्था में, वृद्ध या मृत अवस्था में है, तो उसको आप बली होना आवश्यक है, क्योंकि जब वो बली होगा तभी अपना श्रेष्ठ प्रभाव आपको दे सकेगा। अब ये निर्भर करता है कि वो बैठा कहां है। हमें सदैव ये देखना होगा कि ग्रह की स्थिति है कैसी, वो किस भाव में बैठ करके और कैसा फल दे रहा है। अगर वो किसी अच्छे भाव में बैठा है तो आप उसके रत्न धारण कर लीजिए, आप उससे संबंधित मंत्र जप करिए, आप उससे संबंधित वस्त्र धारण करिए, आप उससे संबंधित जो रिश्ते हैं उन रिश्तों के साथ अच्छा व्यवहार करिए, इससे वो ग्रह बली हो जाएगा। अब मान लिया जाए कि जो ग्रह लग्न से कारक ग्रह है और उसमें हमें बल लाना है, लेकिन वो बैठा त्रिक भाव में है, तब हम क्या करें? तो हम उसके मंत्र का जप कर सकते हैं, उससे संबंधित रिश्तों को ठीक कर सकते हैं। रत्न धारण करना, वस्त्र धारण करना और उससे संबंधित तत्वों की वृद्धि करना, यानी उनसे संबंधित खाद्य पदार्थों का भक्षण करना, हो सकता है कई बार हमारे लिए नुकसानदेह हो सकता है। अब ये देखना पड़ेगा, जैसे मान लिया जाए शुक्र ही है, ये त्रिक में होकर के भी कोई बुरा प्रभाव नहीं देते, तो ये देखना पड़ेगा कि वो ग्रह है कौन। क्या त्रिक में वो बहुत बुरा प्रभाव नहीं दे रहा है? तो आप आमतौर पर ग्रह को बल देने का सबसे सरल तरीका यही इस्तेमाल करिए कि उस ग्रह से संबंधित मंत्र का जप, और अगर वो अच्छे भाव में बैठा है तो उसके रत्न को धारण करिए। वंदना गुप्ता जी हैं और इनका प्रश्न है, वृषभ राशि और मकर लग्न में चतुर्थ भाव में शनि शुक्र की युति और पंचम भाव में सूर्य चंद्र बुध की युति, बहुत ज्यादा मानसिक व शारीरिक रूप से परेशान हूं, कृपया मदद कीजिए। वृषभ राशि और मकर लग्न में चतुर्थ भाव में शनि शुक्र की युति, पंचम भाव में सूर्य चंद्र बुध की युति। तो सीधी सी बात है, अमावस्या के दिन के लगभग का जन्म है आपका, तो चंद्रमा तो यहाँ पीड़ित है ही। देखिए, मानसिक रूप से परेशान हैं, कोई बात नहीं। आप एक पहला काम तो ये करिए कि हनुमान जी की आराधना शुरू करिए और गणेश जी की आराधना करिए। सबसे ज्यादा इष्ट देवता के रूप में अपने गणेश जी की आराधना शुरू करिए। बुधवार के बुधवार गणेश जी को जाकर के दूर्वा अर्पित करिए और सोमवार के सोमवार शिव जी पर दूध चढ़ाइए। आप मानसिक रूप से भी शांत होंगी, आपकी परेशानी भी दूर होगी और आपको लाभ भी इसका मिल जाएगा। संदीप मुमगायन, ठीक है संदीप जी, आपका ये जो प्रश्न है कि सिंह लग्न में अगर लग्नेश नीच के हों और जिस राशि में हो उसका राशिपति भी नीच का हो तो कैसा फल मिलेगा? निसंदेह ठीक नहीं, निसंदेह ठीक नहीं। मैंने बताया था कि अगर कुंडली में कोई ग्रह नीच का है और वो जिस राशि में नीच का हो रहा है उसका राशिपति भी नीच का हो जाए तो वो बेहद कष्ट प्रदान करने वाला ग्रह बन जाएगा, अच्छा फल नहीं दे सकेगा। क्या करें? अब पहले आपको एक बार नौमांस देखना चाहिए, क्या नौमांस में भी यही स्थिति बनी हुई है? चूंकि हम बात कर रहे हैं कि सूर्य की आप चर्चा कर रहे हैं, सूर्य का जन्म कुंडली में नीच का होने का मतलब ही है कि पूरी जन्म कुंडली को कमजोर कर देना आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, क्योंकि सूर्य आत्मविश्वास है, आत्मा है, और आत्मा का कारक अगर नीच राशि में जाए तो सीधी सी बात है कुंडली कमजोर हुई। अब आप एक बार नौमांस में जाकर के देखिए, क्योंकि नौमांस ग्रहों का फल है, तो वहां पर जाकर के देखें कि कैसी स्थिति में है। वहां पर सूर्य का नीच राशि में है, अगर वहां पर भी सूर्य नीच राशि में है तब तो फिर निसंदेह ये सूर्य बेहद कमजोर हैं और ये पूरी कुंडली को कमजोर करके रख देंगे, नीच का ही फल मिलेगा और काफी कमजोर हो जाएगी स्थिति। तो पहले आपको नौमांस में भी एक बार देख लेना चाहिए। अगर कहीं नौमांस में वो उच्च के पाए गए तो घबराने की बात नहीं है, फिर सामान्य सूर्य की आराधना करिए। अगर नौमांस में भी नीच के हैं तो केवल और केवल सूर्य की आराधना करिए, हर तरह से सूर्य की ही आराधना करिए, सूर्य को बलवान करिए। अनु जी हैं, ये पूछ रही हैं कि अगर मीन लग्न में ही चंद्र ग्रहण हो और भाग्य भाव में शनि हो तो क्या ये श्रापित योग होगा? नहीं, ये श्रापित योग नहीं होगा, बल्कि ये तो नवम पंचम शनि का योग है। मैंने बताया था कि जन्म कुंडली में मात्र यही एक स्थिति है चंद्रमा और शनि का, जिसे हम नवम पंचम योग कहते हैं, जहां चंद्रमा 7.5 या ढैया की अवस्था में बहुत कम कष्ट देते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं देते हैं, कम कष्ट देते हैं, परंतु चंद्र ग्रहण का लग्न में होना ठीक नहीं है। शनिदेव का भाग्य में होना ठीक है। धीरे धीरे मैंने बताया था कि पाप ग्रह भाग्य भाव में हो तो भाग्य की वृद्धि मंथर गति से धीरे धीरे होती रहती है, जातक का भाग्य उसकी परिस्थितियों के हिसाब से उसका साथ देता है। लेकिन चंद्र ग्रहण का लग्न में होना, एक तो मीन लग्न की कुंडली, ऊपर से चंद्र ग्रहण का लग्न में होना बिल्कुल ठीक नहीं है। यह मानसिक रूप से बहुत ज्यादा अशांत करेगा, अस्थिर करने वाली स्थिति है, यह बिल्कुल ठीक नहीं कहा जा सकता है। और ये पंकज जी हैं बनर्जी, अच्छा पंकज बनर्जी,
ये पूछ रहे हैं कि कोई ग्रह अगर गोचर में 6, 8, 12 में है तो क्या तब कोई रत्न धारण नहीं करना चाहिए? आपके प्रश्न का मतलब आमतौर पर मैं बहुत देर तक सोच रहा हूं कि इसका क्या जवाब दूं, कैसे जवाब दूं। ये प्रश्न है क्या? मतलब गोचर में किस ग्रह की बात कर रहे हैं और किस ग्रह के रत्न की बात कर रहे हैं? ज्योतिष शास्त्र का कथन है कि जन्म कुंडली में जो ग्रह जिस अवस्था में है, नोट्स करिए और सुनिए इसको, कि जन्म कुंडली में जो ग्रह जैसी स्थिति, जैसी अवस्था में है, गोचर में उसके परिवर्तन से उसके प्रभाव पर असर पड़ता जरूर है, लेकिन ये देखना होता है जैसे जन्म कुंडली में कोई ग्रह उच्च का है और गोचर में अगर नीच का हो जाए तो ऐसा नहीं है कि बहुत बुरा प्रभाव आपको मिलेगा। अगर वो ग्रह आपकी कुंडली में बली है तो गोचर में पीड़ित हो जाने के बाद भी उसका बहुत बुरा प्रभाव आपको नहीं मिलेगा। पहला तथ्य। दूसरा, अब गोचर से रत्न की बात करें तो जन्म कुंडली का अगर हम रत्न धारण करने वाले हैं, जन्म कुंडली के ग्रहों से संबंधित जो आपकी जन्म कुंडली का जीवन रत्न है उसको अगर आप धारण करने वाले हैं तो मुझे लगता है उसके लिए गोचर को बहुत ज्यादा देखने की आवश्यकता नहीं है। आप ग्रह की स्थितियों को समझते हुए मुहूर्त इत्यादि तय करके रत्न अवश्य धारण कर सकते हैं। और अगर अगला प्रश्न को देखें तो ये शिवानी शर्मा हैं, ये पूछ रही हैं कि धनुलग्न 16 डिग्री की और कुंडली में वक्री शनि तीसरे भाव में 14 डिग्री, राहु 24 डिग्री, गुरु 16 डिग्री, शुक्र 5 डिग्री पर 11वें भाव में, राहु की महादशा में शनि की अंतर्दशा कैसी रहेगी? देखिए, पहले तो धनुलग्न की कुंडली और शनि राहु की युति के बारे में आप मुझे बता रही हैं। तो शनि राहु युति में है, श्रापित योग है। इस दौरान आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखना चाहिए। बैठे दोनों के दोनों तृतीय भाव में है, ये अच्छी स्थिति है, पर फिर भी स्वास्थ्य पर असर करेगा। जोड़ों में दर्द, नसों से संबंधित परेशानी, मानसिक अशांति, दुर्घटना, चोट चपेट, एक्सीडेंट की घटना ऐसी अवस्था में बहुत ज्यादा होने लगती है। तो ये परेशानी ज्यादा होती है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। और अगला जो प्रश्न है विभूति शर्मा जी का, ये पूछ रहे हैं कि मेष लग्न की कुंडली में मंगल 12वें भाव में 4 अंश पर तथा शुक्र 7वें भाव में 27 अंश पर बैठे हैं, क्या मूंगा धारण किया जा सकता है तथा शुक्र का फल कैसा होगा? विभूति जी, मेष लग्न की कुंडली में मंगल 12वें भाव में बैठे हैं, मतलब कि मीन राशि में बैठे हैं और 4 अंश पर हैं, मतलब मृत अवस्था में। तो मृत अवस्था में होने के कारण आप पहन सकते हैं मूंगा, पहनने में कोई दिक्कत नहीं। अब बारी आती है शुक्र की। आपने कहा वो 7वें भाव में बैठे हैं, यानी 7वें भाव में तुला राशि में बैठे हैं, 27 अंश पर बैठे हैं, मतलब वो भी मृत अवस्था में है। तो मालव्य योग तो है, लेकिन इसका प्रभाव बेहद कमजोर है, यानी लग्नेश भी कमजोर पड़ रहे हैं, सप्तमेश भी कमजोर पड़ रहे हैं। तो मूंगा तो आपने धारण कर लिया, लेकिन और भी बाकी के उपाय करके, जैसे मंगल से संबंधित चीज़ों के मंत्र इत्यादि को जप करके, हनुमान जी के मंदिर इत्यादि में जाना, छोटे भाई बहनों का सम्मान करना, इससे अपने मंगल को बलि करिए, क्योंकि लग्नेश का बलि होना अत्यंत आवश्यक है। मालव्य योग है, इसका प्रभाव भी थोड़ा निम्न हो जाएगा, लेकिन रिजल्ट लिया जा सकता है। ये भूषण जी हैं, पूछ रहे हैं कि वृषभ लग्न के चतुर्थ चौथे भाव में शुक्र और 6ठे भाव में सूर्य हैं, तो नीच भंग योग होगा। वृषभ लग्न के चौथे भाव में शुक्र, तो वृष मिथुन कर्क सिंह सूर्य की राशि हो गई, और यहां आपने कहा कि शुक्र की राशि में परिवर्तन दोनों आपस में किया हुआ है। जी बिल्कुल, परिवर्तन होने से कहीं ना कहीं इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है कि ये नीच भंग तो हो जाएगा, लेकिन गौर करिएगा कि चतुर्थ पति जाकर के षष्ठ में बैठे हैं, तो ये परेशानी जरूर लाएंगे। हाँ, ये एक अच्छी सूचना है कि लग्नेश चतुर्थस्थ हुए हैं, तो वो बचाने का भी काम करेंगे, क्योंकि शुक्र चतुर्थ में दिग्बली हो जाते हैं, तो दिग्बली होने के कारण वो बहुत हद तक बचाने का काम करेंगे। लेकिन फिर भी घर में कई बार कलह का होना, माता के स्वास्थ्य में परेशानी का आना, माता के जोड़ों में दर्द इत्यादि की शिकायत होना, ये परेशानी आएगी। देव बोडीवाला ये पूछते हैं कि धनुलग्न में चंद्रमा चतुर्थ भाव में मीन राशि में है और गुरु अष्टम भाव में कर्क राशि में है, तो गुरु की 9वीं दृष्टि चंद्रमा पर पड़ रही है, क्या यह गजकेसरी योग बन जाता है? धनुलग्न में चंद्रमा चतुर्थ भाव में मीन राशि होगी, ठीक, अष्टम भाव में कर्क राशि। जी ये परिवर्तन योग और नवम पंचम योग है, लेकिन चूंकि दोनों एक दूसरे की राशि में है, सो परिवर्तन भी गजकेसरी के समान ही फल देने वाला बनेगा। एक प्रकार से इसे भी परिवर्तन राजयोग और इसे भी गजकेसरी के रूप में ही गिना जाएगा, क्योंकि संबंध दोनों का चौथे दसवें का नहीं है, केंद्र का नहीं है, पर नवम पंचम के संबंध के कारण बाद भी ये गजकेसरी योग के समान ही फल देने वाला माना जाएगा। और अगला जो प्रश्न है, ये प्रश्न चंद्र सिंह जी का है। ये पूछ रहे हैं कि मेष लग्न में गुरु 15 अंश 59 कला अष्टम भाव में और सूर्य 6 अंश 26 कला, बुध 19 अंश 26 कला 12वें भाव में, चंद्रमा 16 अंश 56 एवं मंगल 11 अंश 46 9वें भाव में, क्या माणिक्य धारण कर सकते हैं? मेष लग्न में गुरु 15 अंश 59 कला के साथ अष्टम में है,
सूर्य 6:26 के साथ और बुध 19:26 के साथ 12वें में है। मंगल आपका 9वें भाव में है, 11:46 कला। आपको तो देखा जाए तो मेष लग्न की कुंडली है, गुरु की राशि में मंगल बैठे हुए, आपको मूंगा धारण करना चाहिए। आप माणिक्य क्यों पहनेंगे? आपके लिए सर्वोत्तम स्थिति का रत्न मुझे लगता है कि मूंगा होगा, उसको आप पहनने का प्रयत्न करिए। महेंद्र सिंह जी हैं, ये पूछ रहे हैं कि कन्या लग्न में देवगुरु तुला राशि में है और अष्टम में शुक्र है, तो क्या फल होगा? कन्या लग्न में तुला राशि यानी द्वितीय भाव में देवगुरु बैठे हैं और अष्टम में शुक्र, इन दोनों का दृष्टि संबंध बन रहा है तो ये बहुत अच्छा। देखा जाए तो तुला राशि का स्वामी जो शुक्र है वो अष्टम में बैठ करके उस भाव को देख रहा है जहां देवगुरु, अब देवगुरु यहां भावनाश करेंगे, इस बात का बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा। देवगुरु भावनाश करेंगे, परंतु इन दोनों के दृष्टि संबंध से चूंकि धनपति धन भाव को देख रहा है तो अपने घर को बचाने का काम करेगा और देवगुरु अपने स्वाभाविक स्वभाव के अनुसार द्वितीय भाव में बैठ करके भावनाश करने का काम करेंगे। लेकिन अब यह देखना होगा कि द्वितीय भावस्थ देवगुरु पर कहीं पापग्रह की दृष्टि तो नहीं है। अगर पापग्रह की दृष्टि नहीं है तो शुक्र की दृष्टि से धन में कोई कमी जीवन काल में नहीं आएगी। और यह जो प्रश्न है भारत सिंह बानी, ये पूछते हैं कि तुला लग्न में सूर्य राहु बुध सिंह, तुला लग्न में सूर्य राहु बुध सिंह राशि में एकादश भाव में बैठे हैं, धन की क्या स्थिति होगी? तुला लग्न में सूर्य राहु और बुध सिंह राशि में बैठे हैं। भारत सिंह जी, प्रश्न तो आपका ठीक है लेकिन असल में पूरी तरह से ठीक नहीं है। आपने प्रश्न गलत पूछा है। आप एकादश भाव की चर्चा कर रहे हैं, धन भाव की नहीं। आपको बताना होगा मंगल की स्थिति, क्योंकि आपने प्रश्न पूछा है लाभ की। आपने जो प्रश्न पूछा है उसके हिसाब से सूर्य राहु और बुध का लाभ भाव में होना, सूर्य बुध अति विशिष्ट कारक होते हैं, राहु का वहां होना भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि तुला लग्न में लाभ भाव में सूर्य की ही राशि होती है। तो यह अत्यंत श्रेष्ठ है, महान धन प्रदायक योग है। ये धन लाभ देने वाला, संचय कराना, यानी धन कैसा होगा, धन की स्थिति कैसी होगी, तो धन की स्थिति द्वितीय भाव से देखा जाता है। तो आगमन का द्वार है, संचित होने का द्वार द्वितीय भाव है, तो मंगल की स्थिति को देखिए। और ये जयराम जी हैं, ये पूछ रहे हैं कि सिंह लग्न की कुंडली में चतुर्थ में मंगल गुरु शुक्र का युति होना सार्वभौम योग है? सिंह लग्न की कुंडली में चतुर्थ में मंगल गुरु शुक्र का होना, तो सिंह लग्न में मंगल हो गए, यहां देखा जाए तो गुरु हो गए पंचम, मंगल नवम, तो नवम पंचम के स्वामी की युति हो और साथ ही साथ उनका एक मित्र ग्रह बैठा हो, ये सार्वभौम योग है। देखिए मंगल और शुक्र गुरु दोनों के मित्र नहीं है शुक्र, परंतु यह बात जरूर आपको मैं बताना चाहता हूं कि चतुर्थ भाव में यह युति बनी हुई है, चतुर्थ भाव में यह युति बनी हुई है। विशेष करके अगर देखा जाए तो सिंह लग्न की कुंडली में सिंह कन्या तुला वृश्चिक, चौथे भाव में मंगल यहां स्वगृही है, तो रोचक योग हुआ। भाग्यपति बनकर के जाकर के चतुर्थ में बैठना भूमि भवन वाहन हर प्रकार के सुख को देने वाला हुआ। फिर गुरु का साथ मिल जाए तो यह और अत्यंत श्रेष्ठ केंद्र त्रिकोण राजयोग बन गया। तो यह सार्वभौम योग मैं नहीं भी कहूं तो उससे कहीं ज्यादा बेहतर प्रभाव देने वाला यह योग है। निसंदेह यहां शुक्र की उपस्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन इतनी खराब भी नहीं क्योंकि शुक्र यहां दिग्बली हुए हैं। फलस्वरूप ये युति सार्वभौम योग का नाम तो इसे मैं नहीं दूंगा, क्योंकि योग में मित्र ग्रह होना चाहिए, तो मित्र ग्रह तो नहीं है ये, लेकिन फिर भी ये युति उससे कहीं ज्यादा श्रेष्ठ प्रभाव देने वाली है। और सीता भट्टाराई ये पूछ रही हैं कि तुला लग्न में 3 डिग्री का राहु, 23 डिग्री का शुक्र और 0 डिग्री का गुरु, 16 डिग्री में लग्न पर ही इनकी युति बनाकर के ये बैठे हुए हैं और केतु की सप्तम दृष्टि लग्न पर हो तो क्या फल देते हैं? बुरा फल देते हैं। देखिए ज्योतिष शास्त्र के दृष्टिकोण से देखें तो लग्नगत गुरु का प्रभाव बहुत अच्छा है। आपने बताया कि गुरु 16 डिग्री पर लग्न में बैठे हैं, लेकिन हम चर्चा किस लग्न की कर रहे हैं? तो तुला लग्न की। अब तुला लग्न में गुरु तो कारक ग्रह है नहीं, तो लग्नगत होकर के वो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य पर अपना बुरा प्रभाव तो देंगे। अब एक और चीज देखने वाली है कि लग्न में ही राहु बैठे हैं, शुक्र भी बैठे हैं, तो तुला लग्न में लग्नगत राहु का बैठना, शुक्र का बैठना है मालव्य योग, लेकिन कैसा है? तो 0 डिग्री पर। तो मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि ये बहुत परेशानी की बात है, लेकिन अब हाँ लग्नेश का कमजोर पड़ जाना, शुक्र के साथ युति में आ जाना तो कई बार ये दाम्पत्य में भी परेशानी करने लगता है। परंतु गुरु जो कि कारक नहीं है पर फिर भी लग्न में इनका होना, मैं इसको अपने आप में बहुत श्रेष्ठ मानता हूं कि लग्न में गुरु हैं, भले वो अकारक हों, लग्न में हैं तो वो जातक को इतनी बुद्धि तो दे ही देते हैं, इतनी समझदारी तो दे ही देते हैं कि हर तरह की परिस्थिति से अपने आप को बाहर भी निकालता है और हर तरह की परिस्थिति से जूझ कर लड़कर वो जीतता भी है। प्रिय दर्शकों, आज इतने ही प्रश्नों को लेकर के आप सबके सम्मुख मैं उपस्थित हुआ था। आशा करता हूं जिन लोगों की जिज्ञासा इस कार्यक्रम में ली गई उनकी जिज्ञासा शांत हुई होगी। बाकी आपकी अगर कोई जिज्ञासा है तो आप अपने कमेंट करते रहिए, चुनाव तो हो ही रहा है हर दिन।
इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।